देखो बच्चों, हमने पढ़ा था लिफ्ट प्रॉब्लम। आज हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि कोई भी एक मैन है, वो किसी लिफ्ट में बैठा हुआ है और लिफ्ट है वो डिसेंड होती है। लिफ्ट इज डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट है वो डिसेंड करती है 3.8 ले लेते हैं, 5 नहीं, 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसने क्या किया कि भाई उसने एक स्प्रिंग बैलेंस है वो ले रखा है और स्प्रिंग बैलेंस है उसके अंदर जो पहले रीडिंग थी वो 5 kg थी। अब ये कहता है कि जब ये लिफ्ट है वो डिसेंड होना स्टार्ट हो जाती है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब ये कहता है कि भाई हमारे पास उस बॉडी का मास है वो कितना होगा। बच्चों ऊपर से किधर आ रही है ये, नीचे की साइड में। और जब हमने ये पढ़ा है कि भाई हम इसका एक्चुअल वेट देखते हैं, एक्चुअल वेट हमने कह दिया कि R इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 5 इंटू 10, दैट इज हमने कह दिया कि भाई कितना था इसका 50 न्यूटन था। जब लिफ्ट है वो डिसेंड होना स्टार्ट हुई, हमने कह दिया कि इसका अपेरेंट वेट हो गया R1 इज इक्वल टू m इंटू g माइनस ए। m कितना है 5 इंटू 9.8 माइनस 3.8। देखो बच्चों 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। R1 कितना हो गया 30 न्यूटन। R1 से हमें क्या चाहिए, उसका मास चाहिए। R1 इज इक्वल टू m1 इंटू g और m1 इज इक्वल टू R1 अपॉन g, दैट इज 30 अपॉन 9.8। अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा आपके पास 3 kg के बराबर आएगा। कि उस स्प्रिंग बैलेंस में जो हमारे पास रीडिंग आएगी वो किसके बराबर आएगी, इसकी 3 kg के बराबर आएगी। आगे हमारे पास आती है कि हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम आती है। बच्चों ध्यान दोगे कि कोई भी हॉर्स है वो कार्ड को कैसे पुल करता है, हाउ ए हॉर्स कैन पुल्स ए कार्ड। देखो ये हमने कह दिया कि ये हमारे पास कोई भी कार्ड है, हमने कह दिया कि ये इसके साथ हॉर्स है, एच हॉर्स है, ठीक है। हमने ये देखा कि हॉर्स और कार्ट है वो एक साथ टाई कर रखे हैं किसी स्ट्रिंग के साथ है। यहाँ भी टेंशन होगी तो यहाँ भी स्ट्रिंग में क्या रहेगी आपके पास टेंशन होगी। हॉर्स का जो वेट है वो W1 होगा नीचे की साइड में और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो हमने कह दिया कि R1 है, इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कार्ड है बच्चों उसका वेट होगा हमारे पास W2 और इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी वो R2 के बराबर होगी। अब हॉर्स है इस कार्ड को सीधा नहीं खींच सकता। हॉर्स क्या करेगा कि भाई इस ग्राउंड को अपने पैरों से पीछे की साइड में पुश करेगा और जैसे हॉर्स ने ग्राउंड को पीछे की साइड में पुश किया किसी फोर्स F से, तब ये कहता है कि ग्राउंड है इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा R। अब हॉर्स ने इस ग्राउंड को पुश किया है किसी एंगल थीटा पे, हम कहेंगे कि ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा। इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी एक्शन के साथ रिएक्शन होगी R होगी। R का इस साइड में तो कंपोनेंट चला गया R कोस ऑफ थीटा, इस साइड में जो कंपोनेंट चला गया वो R साइन थीटा चला गया, यही गया। अब बच्चों देखो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये R साइन थीटा है, ये तो बैलेंस करता है वेट ऑफ द हॉर्स को। हमने कह दिया कि भाई W1 इज इक्वल टू R साइन ऑफ थीटा के बराबर हो गया और ये फोर्स है ये क्या करेगा कार्ड को आगे की साइड में मूव करेगा। देयरफॉर हम कहेंगे कि हॉर्स है वो कार्ड को केवल तभी आगे की साइड में खींच सकता है जब हमारे पास अप्लाइड फोर्स है R कोस थीटा है, इट इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। R sin theta is greater than force of friction, then horse can pulls the cart in the forward direction. But if R cos theta is less than force of friction, then the horse can't push the cart. हमने ये बताया
कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो ज़्यादा होगा, कम होगा, और अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगा, तो हॉर्स है उस कार्ड को क्या कर सकता है बच्चों, पुल कर सकता है, अदरवाइज वो पुल नहीं करेगा। आर साइन थीटा है वो हॉर्स के वेट को बैलेंस करता है। तो ये तो थी हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था और उसका नाम है हमारे पास हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम। आगे देखो बच्चों, आगे हमारे पास आता है कि न्यूटन्स, एक छोटा सा टॉपिक आता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन्स सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ है वो रियल लॉ है। भाई कोई भी लॉ है वो रियल लॉ होगा अगर वो क्या करता है कि भाई हमारे पास उसको हम ड्राइव कर सकते हैं, या उससे हम ड्राइव कर सकते हैं फर्स्ट लॉ को, और उसी से हम ड्राइव कर सकते हैं थर्ड लॉ को। हम बता रहे थे बच्चों सेकंड लॉ है वो हमारे पास क्या होगा, रियल लॉ होगा। और रियल लॉ हमारे पास कब होगा कि अगर सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को ड्राइव कर दें, और सेकंड लॉ से ही हम क्या कर दें भाई थर्ड लॉ को ड्राइव कर दें, देन वी कैन से दैट सेकंड लॉ इज सेड टू बी द रियल लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ क्या था भाई, फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा किस में रहेगी, रेस्ट में, और अगर मोशन में है तो वो किस में रहेगी, मोशन में। और बच्चों कब तक रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता तब तक। अगर रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में थी तो वो किस में रहेगी, मोशन में रहेगी। अब देखो हम यहां से फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन करते हैं। फर्स्ट लॉ विद हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन करते हैं किसकी हेल्प से, सेकेंड लॉ की हेल्प से। भाई आप देखो हमने पढ़ा सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू एम ए, या dP अपॉन dt इज इक्वल टू F। मैंने कह दिया कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो बच्चों M इज इक्वल टू 0। क्या M 0 हो सकता है, नहीं होगा, हेंस A इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन उस बॉडी का क्या रहेगा, 0। अगर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो या तो बॉडी रेस्ट में है, या हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हो गया कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज 0। इट मीन्स v इज इक्वल टू कांस्टेंट। दैट इज वी कैन से दैट कि अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता तब हम कह सकते हैं कि बॉडी या तो हमारे पास रेस्ट में थी जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, या हमारे पास क्या कहता है कि भाई बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी है वो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। ये तो हमने ड्राइव कर दिया फर्स्ट लॉ किसके हेल्प से, सेकंड लॉ की हेल्प से। आगे मैं क्या कहता हूं भाई हम थर्ड लॉ को ड्राइव करते हैं। थर्ड लॉ विद हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ था वो क्या था, या हम कह सकते हैं कि थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन न्यूटन्स सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक एक्शन के साथ रिएक्शन होती है, दोनों इक्वल होते हैं बट बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड बोथ आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। दोनों हैं वो हमारे पास डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट करते हैं, यही था। आगे देखो हमने मान लिया कि कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया। बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम है वो हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम है हमारे पास वो सिस्टम होता है विच इज फ्री फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट नहीं करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट नहीं करेगा, और किसी भी टाइप का उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो दैट सिस्टम इज नोन एज द आइसोलेटेड सिस्टम। और फिर उसके बाद हम कहेंगे कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम है
वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो हमने कह दिया कि दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए मान ली, एक बॉडी बी मान ली, दोनों के दोनों शॉर्ट टाइम के लिए कोलाइड कर जाती हैं फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम dt। बच्चों जब कोलाइड करती हैं तो ए बॉडी है वो बी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, और हमने कह दिया कि एफ बी ए है, ये फोर्स हमारे पास एक्ट करता है ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए, और एफ ए बी है, ये हमने कह दिया भाई फोर्स एक्ट करता है ए बॉडी के ऊपर, किसके कारण? बी बॉडी के कारण। तो ये फोर्स आया बच्चों हमारे पास एफ ए बी, एक फोर्स आया एफ बी ए, एक फोर्स क्या आया एफ ए बी। दोनों स्ट्राइक करिए फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है वो हमने मान लिया कि dt टाइम है। देयरफॉर बाय न्यूटन सेकंड लॉ एफ बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू बॉडी ए इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी अपॉन dt। और बच्चों मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि डी पी बी इज इक्वल टू एफ बी ए इंटू डी टी। इसको इक्वेशन नंबर कह दिया हमने फर्स्ट। आगे मैं कहता हूँ कि भाई फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए अपॉन डी टी, और मैं कह सकता हूँ कि यह डी पी ए इज इक्वल टू एफ ए बी इंटू डी टी। कैसा सिस्टम बताया हमने? आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम बोलो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम ये कह सकते हैं कि भाई डी पी ए अपॉन डी टी, डी पी ए प्लस डी पी बी इज इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ से देखो डी पी ए की वैल्यू कितनी है? एफ ए बी इंटू डी टी प्लस एफ बी ए इंटू डी टी, ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। और मैंने कह दिया कि एफ ए बी इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए इंटू डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया एंड वी गेट एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। दैट इज दोनों फोर्स इक्वल हैं बट बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों इक्वल थे बट एक्ट करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन, हेंस वी कैन से दैट दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, और वी कैन से दैट न्यूटन्स सेकंड लॉ कंटेन्स द न्यूटन्स थर्ड लॉ। देयरफॉर सेकंड लॉ से हमने फर्स्ट लॉ को ड्राइव कर दिया, और सेकंड लॉ से हमने किसको ड्राइव कर दिया बच्चों? थर्ड लॉ को ड्राइव कर दिया। हेंस वी कैन से दैट सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ है वो हमारे पास रियल लॉ ऑफ मोशन होगा। आगे देखो, आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आता है। ये कहता है कि भाई इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हमने कौन सा सिस्टम बताया? वो सिस्टम जो फ्री है फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द वेक्टर सम ऑफ ऑल द लीनियर मोमेंटम
is always remains conserved, that is it is not affected by the mutual action and reaction. एक्शन और रिएक्शन है जो म्यूचुअल फोर्सेस हैं उनका उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। उसी को हम किसका नाम दे देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का नाम दे देते हैं। या इसके हम शॉर्टकट में डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि मैं इसको ये कह सकता हूं कि लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देखो बच्चों, मान लिया कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है विच कंटेन्स टू बॉडीज, दिस इज बॉडी ए, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u1, दिस इज बॉडी बी विच इज मूविंग with velocity u2 in the same state line। इसका मास बच्चों m2 है, इसका मास m1 है। Let they collides for a short interval of time। दोनों की दोनों बॉडीज हैं वो हमारे पास कोलाइड करती हैं और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कोलाइड करती हैं। जैसे कोलाइड की तो कोलिजन के बाद दोनों के दोनों हमारे पास सेपरेट हो गई। ये बॉडी बी है, ये हमने कह दिया कि ये मूव करती है विद वेलोसिटी v2, एंड जो बॉडी ए है ये बच्चों हमारे पास मूव करती है, किस वेलोसिटी से मूव करती है, किसी वेलोसिटी v1 से मूव करती है। अब आप देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की कि बिफोर कोलिजन इसका लीनियर मोमेंटम है m1 u1 और इसका कितना है m2 u2, तो बिफोर कोलिजन हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम हुआ वो हो गया बच्चों m1 u1 प्लस m2 u2 के बराबर हो गया। कोलिजन के बाद मास तो इसका m1 ही था बट वेलोसिटी v1 हो गई और मैंने कह दिया कि m1 v1 प्लस m2 v2 ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम हुआ और कब हो गया ये आफ्टर कोलिजन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि अगर m1 u1 प्लस m2 u2 है वो किसके बराबर हो जाएगी, m1 v1 प्लस m2 v2, और ये तभी कोलाइड करेगी जब हमारे पास कंडीशन ये रहेगी u1 इज ग्रेटर देन u2। इफ u1 इज लेस देन u2 देन द बॉडीज विल नॉट कोलाइड। बॉडी है ये कोलाइड नहीं करेंगी। आगे हमने क्या कहा कि जैसे ही कोलाइड करी तब हम कहेंगे कि इस केस में वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी है इट बिकम्स ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, दैट इज v2 बिकम्स ग्रेटर देन v1। v2 है वो v1 से ज्यादा हो जाएगा, यही होगा। अब देखो बच्चों, इसमें मैं यहां से ये कहता हूं, आप एक बात देखो भाई, आप यूज करो न्यूटन्स सेकंड लॉ, और न्यूटन्स का सेकंड लॉ जैसे हम यूज करेंगे तो बॉडी है ये एक दूसरे के साथ टकराती है। हमने अभी बताया कि ए बॉडी है वो बी के ऊपर फोर्स लगाएगी और वो आ गया FBA, फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। बी बॉडी जब कोलाइड करेगी तो वो ए के ऊपर भी फोर्स लगाएगी और ये रहेगा बच्चों हमारे पास FAB के बराबर रहेगा, यही रहेगा। अब देखो मैं यहाँ यूज करता हूं कि भाई हम यूज करते हैं बाई न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स का सेकंड लॉ यूज करते हैं। और जैसे ही न्यूटन्स का सेकंड लॉ यूज करेंगे तब हम कहेंगे कि FAB इज इक्वल टू dPA अपॉन dt। बोलो यही होगा या नहीं, यही होगा। और बच्चों यहाँ पे ये क्या है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। भाई पहले कितना लीनियर मोमेंटम था m1 u1, बाद में कितना हो गया m1 v1,
तो मैं यहां से बच्चों ये कह सकता हूं कि एफ ए बी इज इक्वल टू m1v1 माइनस m1u1 अपॉन dt के बराबर हो गई। dt इज द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम फॉर विच बोथ बॉडीज विल कोलाइड्स। सिमिलरली एफ बी ए इज इक्वल टू dpb अपॉन dt, यही होगा। dpb चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन बॉडी बी। और बच्चों यहां से आप कहोगे कि चेंज का मतलब क्या हो गया कि फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम अपॉन dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों टकराते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या आप न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज कर सकते हो। जब दोनों बॉडी कोलाइड करेंगी तो दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे बट बोथ द आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। दैट इज वी कैन से दैट एफ ए बी बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ एफ ए बी becomes equal to माइनस ऑफ एफ बी ए। एफ ए बी देखो यहां से ये आया हमारे पास m1v1 माइनस m1u1 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस m2v2 माइनस m2u2 अपॉन dt। ये होगा बच्चों। dt से dt कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या आया m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू माइनस को अंदर लेके चलो m2v2 प्लस m2u2। ये होगा। v वाले एक साइड में कर लो, u वाले एक साइड में कर लो, इसको इधर ले आओ m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। ये कौन सा लीनियर मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, देख लो जी। ये कौन सा है आफ्टर कोलिजन, और ये लीनियर मोमेंटम कौन सा है बिफोर कोलिजन। लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। हेंस हम कहेंगे लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम है वो हमारे पास क्या रहेगा, इसका कंजर्व रहेगा। आगे देखो बच्चों, आगे हमारे पास आती है इसकी एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और सबसे पहली एप्लीकेशन आती है हमारे पास रिकॉइल ऑफ ए गन। देखो रिकॉइल ऑफ गन आता है। व्हाट इज रिकॉइल ऑफ गन? ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन है ये हमारे पास क्या है, और यहां से हम कह सकते हैं कि रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है। हमने देखा है कि जैसे ये हमारे पास कोई भी गन है, इससे हम क्या करते हैं, कोई भी बुलेट है वो फायर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बुलेट है वो तो मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट गन है एक वेलोसिटी से मूव करती है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। द वेलोसिटी विद विच द बुलेट मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज द रिकॉइल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जिससे बुलेट गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, उसी वेलोसिटी को हमने कौन सी वेलोसिटी का नाम दे दिया, दैट वेलोसिटी इज नोन एज द रिकॉइल वेलोसिटी। अब बच्चों यहां से हमने क्या किया कि भाई बिफोर फायरिंग की बात करता हूं मैंने मान लिया m1 है, ये मास ऑफ गन मान लिया, m2 है, ये मैंने मान लिया कि मास ऑफ बुलेट है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये कहता हूं बिफोर फायरिंग
बिफोर फायरिंग हमने कह दिया कि बुलेट है वो भी रेस्ट में है और जो गन है वो भी किस में है, रेस्ट में है। इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 0। दैट इज मैं कह सकता हूं कि m1u1 प्लस m2u2 बिकम्स इक्वल टू 0 आफ्टर फायरिंग। फायरिंग के बाद क्या होगा बच्चों, बुलेट आगे की साइड में चली जाएगी और गन पीछे की साइड। मैंने मान लिया कि v1 है वो वेलोसिटी है वो गन की है और v2 है वो हमने मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट। देयरफॉर लीनियर मोमेंटम बिकम्स m1v1 प्लस m2v2, ये आ गया आफ्टर फायरिंग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। मोमेंटम बिफोर फायरिंग है वो आफ्टर फायरिंग के बराबर होगा। बिफोर फायरिंग बच्चों कितना था, 0। आफ्टर फायरिंग कितना हो गया, m1v1 प्लस m2 इंटू v2 के बराबर हो गया। और मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि m1v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2v2 एंड v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2v2 अपॉन m1। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि v1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1। दैट इज हम कहेंगे कि जितना ज्यादा मास गन का होगा उतनी रिकॉइल वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, बुलेट की कम रहेगी। और जितना कम मास होगा गन का उतनी रिकॉइल वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, उसकी ज्यादा रहेगी। उसके बाद आता है कि जब कोई भी सोल्जर है वो बुलेट फायर करता है तो गन को क्या करता है कि अपने शोल्डर के साथ टाइटली हेल्ड कर लेता है। क्यों कर लेता है, जैसे ये गन है और इसको जब टाइटली हेल्ड कर लिया तो जो बॉडी ऑफ सोल्जर एंड गन है वो एक सिंगल बॉडी हो जाएगी। दैट इज हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई मास ऑफ गन है वो बढ़ जाएगा और मास ऑफ गन बढ़ जाएगा तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दैट उसके जो कंधा है उसको जर्क नहीं लगेगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हल्के हाथ से पकड़ा है तो रिकॉइल वेलोसिटी उसके कंधे के अंदर क्या लग जाएगा, जर्क लग जाएगा। देयरफॉर ये कहता है कि द सोल्जर होल्ड्स टाइटली द गन विद हिज शोल्डर, अपने कंधे के साथ टाइटली हेल्ड कर लेता है।